जी, अभी सर ईपीएफओ का अपडेट भी आया था इसको लेके कि एटीएम सुविधा दी जाएगी, आप एटीएम से डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं, मतलब आपको फॉर्म भर के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सुविधाजनक सरकार इसलिए बना रही है ताकि आपका मेहनत का पैसा ज़रूरत के समय पर आपको जल्दी मिल सके। सर वहीं दूसरा सवाल आता है कि उसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ी थी कि आप कोई क्लॉज ऐसा भी है जिसको डालते हैं तो आप पूरा का पूरा मतलब 100% पैसा आप निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग पेंशन फंड। तो सर ऐसा कुछ है क्या आपकी जानकारी में? नहीं, पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जी। आपने, अगर आप बेरोजगार हो गए, आपके पास जॉब नहीं है, जी। तो उसके 6 महीने के बाद जो है आप अपना पीएफ सारा जो है वो जी, विड्रॉ कर सकते हैं। 6 महीने के बाद। लेकिन वही है कि भाई आपके पास और आगे जो है जी। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई आपके पास जॉब नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप पैसा सारा निकाल लें, लेकिन जी। वैसा करना नहीं चाहिए। वो इमरजेंसी केस में ही आप ऐसा करें, क्योंकि आपका जो पीएफ है जी। उसके ऊपर अच्छा खासा ब्याज मिलता है, कम्युलेटिव होता है, जी। उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो वो एक इमरजेंसी के लिए ही रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब गई और आप जॉब दूसरी की तलाश नहीं कर रहे। जी। मतलब बहुत एक्सीजेंसीज के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, इसमें कई क्लॉज भी हैं, मतलब कई सारे नियम भी हैं कि शादी ब्याह के लिए कितना निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, या घर बनवाने के लिए, या नया घर खरीदने के लिए। तो सब में अलग अलग दायरे बनाए हुए हैं, किसी में 60% है, किसी में 80 है। तो सर अमूमन जो लोग होते हैं, मतलब मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूं जो थोड़े बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ते हैं तो फटाक से पीएफ से विड्रॉल कर लेते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है सर? नहीं, अगर देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपको पीएफ के ऊपर लगभग 8.2550 जी। इतना इंटरेस्ट मिलता है। जी। अगर आप उससे सस्ता आपको बैंक से लोन मिल सकता है हम्म। तो वो लेना चाहिए। आप जी। वो लेकर जो है उसके ऊपर जो कम्युनिटिव बेनिफिट है जी। उसको नुकसान कर रहे हैं आप। जी। यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो जी। 8.5 से भी ज्यादा जाके पड़ता है, और सारे जी। के ऊपर कम्युनिट होता जाता जी। है। तो इसलिए उस पैसे को बहुत एक्सीजेंसी में मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लोन लेने की, जी। तो ही आप, एजुकेशन लोन अवेलेबल है मार्केट में जी। आपके लिए, गाड़ी के लिए लोन अवेलेबल जी। है, हाउसिंग के लिए लोन अवेलेबल है, और वो आजकल सस्ते भी हैं। जी। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे सस्ते में आपको वो लोन मिलता है। तो फिर आप इस पीएफ को अपने को छेड़ेंगे जी। तो, हाँ, अगर आपकी सैलरी कम है, आप उसमें ईएमआई नहीं दे सकते मान लो, जी। और आप वहां से ले लेते हैं, तो आप समझ आती है कि भाई आपने वहां से पैसा विड्रॉ किया है। लेकिन बेटर है कि आप बैंक से लोन लें और पीएफ को अपने जो है उसको ना छेड़ा जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने बताया कि होम लोन कितने सस्ते हैं, अगर एसबीआई के होम लोन की बात करें, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो केवल 7.35 पे वो होम लोन देता है। तो आप उसमें 8.50 आपको अगर पेंशन फंड से मिल रहा है ईपीएफओ से, तो आप बेकार मतलब उसमें जाएंगे। इससे बदला है कि आप होम लोन, अगर होम के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो आप होम लोन ले लें। आपने बिल्कुल सही कहा। सर एक और देखा गया है कि जैसा कि इसको बताया जाता है इमरजेंसी फंड है, तो इमरजेंसी में ही यूज़ करना चाहिए। सर वहीं देखा गया कई बार कि मतलब जो इसका जो कैलकुलेटर है, ईपीएफओ कैलकुलेटर भी होता है उसकी वेबसाइट पे, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 की सैलरी है और आप 58 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो आप इसका देखेंगे सबसे बड़ा फायदा कि करोड़ों में बैठती है, आपकी रिटायरमेंट फंड बन जाती है। तो इसको आप मिस कर देंगे बीच में निकालते हैं तो सर ये जो कैलकुलेटर है इसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, वो उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, और हर जी। साल आपको उसकी स्टेटमेंट आती है, आप उसको जी। अपने अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई पिछला मेरे 1 साल के अंदर इतना पैसा, मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें जी। 15.67% आया है, उसके ऊपर 8.5, 8.3, 8 जो भी इंटरेस्ट हर साल जो है लगभग ईपीएफओ डिसाइड करता है, जी। वो क्रेडिट हो रहा है। और वो मतलब जो क्यूमुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट के जी। ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी रकम वो मिलती है। और रिटायरमेंट के समय क्योंकि आपकी पेंशन कम होती है जी। पीएफ की, तो इसलिए पीएफ का पैसा आपका अगर एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा रहेगा, तो आप उसको बैंक में डालकर मंथली इनकम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके जी। आप एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं, जी। क्योंकि आपकी ईपीएफओ की पेंशन कम है। तो इसलिए वो एक अच्छा खासा फंड रिटायरमेंट के समय आपका पीएफ का होना चाहिए, जी। जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो और कहीं से आपके पास ऑप्शन ना हो।
पीएफ को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जी सर, एक सवाल ये भी है कि ये जो मिनिमम पेंशन की बात हो रही है, जिसकी बैठक भी होनी है अगले हफ्ते ही या इसी हफ्ते के लास्ट में हो जाए बेंगलोर में, तो सर उसमें सवाल आता है कि ये मिनिमम पेंशन, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना मैं चाहूँगा कि हम ईपीएफओ पेंशन की बात कर रहे हैं ना, या पूरे सारे कर्मचारियों की पेंशन की? नहीं नहीं, सिर्फ ईपीएफओ की है। जी ये पेंशन जो है 1,000 रुपए मिनिमम, ये ईपीएफओ की पेंशन है, जी उसी की बात होगी। और मीटिंग भी जो है ईपीएफओ की, प्रोविडेंट फंड की जो ट्रस्ट की मीटिंग है, जी उसके अंदर ये डिसाइड होगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है कवरेज होगी कि जो ईपीएफओ पेंशन में कवर होते हैं, उस फंड में कवर होते हैं। मतलब ये सभी कर्मचारियों पे लागू नहीं है जिनका ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, जिनका पैसा कट रहा है, ये केवल उनके लिए लागू है, मतलब प्राइवेट हो या कहीं भी बिल्कुल। काम करने वाले हों। हाँ बिल्कुल, क्या है कि अलग अलग तरह की पेंशन है, एनपीएस है, अब ये यूपीएस आ गया है, जी एक ओल्ड पेंशन है। तो इस तरह के अलग अलग जो पेंशन है, कुछ पेंशन के ट्रस्ट है, जैसे बैंकों में होता है तो बैंक का अपना, हर बैंक का एक ट्रस्ट होता है। जी एनपीएस जो है वो टोटल एज ए होल एनपीएस है। अब एनपीएस में भी सरकार ने लोगों को एक सुविधा दी है कि आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको थ्रू जो है अपना फंड को किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्ट करें, वो भी फैसिलिटीज है कि सारा शेयर मार्केट में डालना है या जो सिक्योरिटीज के अंदर डालना है या सिक्योर फंड में डालना है। जी तो यानी समय समय पर सरकार जो है जरूरत के हिसाब से हर जो स्कीम्स है उसमें कुछ ना कुछ सुधार जो है करती रहती है। जी जी सर, सरकार सुधार करती रहती है और ईपीएफओ पोर्टल को भी अब इतना ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि उसमें आप हर मंथ का पासबुक चेक कर सकते हैं, हर महीने आपको कितना इंटरेस्ट मिला वो भी चेक कर सकते हैं, और ख़ास करके एसएमएस सुविधा भी है जिसमें आपको महीने का पीएफ कटने के बाद एसएमएस भी आता है कि इस महीने में आपकी सैलरी का इतना पीएफ कटा, आपका टोटल बैलेंस इतना हो गया। तो सरकार तो जागरूकता फैला रही है, सरकार हर तरह से अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों में सर पेंशन को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, और हमारा शो करने का मकसद ही यही है कि लोगों की कन्फ्यूजन को दूर की जाए। तो सर कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो बवाल चल रहा है यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस, तो ये सर थोड़ा जरा आसान भाषा में इन तीनों को समझा दीजिए और बताइए कि कौन सा बेहतर है, मतलब और हंगामा क्यों बढ़ता हुआ है लगातार? सरकारें कह रही नहीं जी यूपीएस ठीक है, वो कह रहा ओपीएस ठीक है। जी सर। नहीं, ओपीएस तो सरकार ने 2004 में उसको बंद कर दिया था। जी बैंकों में 2010 में वो बंद हो गई थी। जी तो वो तो नए एम्प्लॉइज के साथ नहीं है। उसके बाद एनपीएस सरकार लाई थी। जी एनपीएस में भी अच्छा खासा जो है बेनिफिट है, लेकिन एनपीएस में डिफाइंड पेंशन नहीं है कि पेंशन आपको कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। जी अब जब रिटायर होते हैं तो उसमें से जितना भी एनपीएस में पैसा इकट्ठा होगा 60% आप ले सकते हो। 40% जो बचेगा उसके ऊपर जो इनकम होगी, जो उसके ऊपर वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन आपकी पेंशन डिफाइंड नहीं है। जी लेकिन सरकार ने इसलिए, लोग जो कह रहे थे कि मुझे डिफाइंड पेंशन मिले, जी मुझे डिफाइंड मिले, तो यूपीएस लाया। अभी यूपीएस में भी लोग जो है ज्यादा ऑप्ट नहीं कर रहे, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम से कम आपको एक डिफाइंड 50% लास्ट बेसिक का आपको पेंशन मिलेगी। तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। अब ओपीएस दोबारा से जो है कहीं पर भी आएगी नहीं, और जिस स्टेट में भी आई है वहां पर वो उसने मुश्किल की पैदा किया है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत है, जो कि आज के समय में वो बिना कंट्रीब्यूशन के वो चीज अवेलेबल नहीं है। जी तो इसलिए एनपीएस की जगह, और अगर दोनों की सुविधा है, आप एनपीएस अपना भी खाता खोल सकते हैं, जी आप यूपीएस जो है वो आप थ्रू एम्प्लॉयर, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप अपना पर्सनल एनपीएस भी खोल सकते हैं, उसमें आप अपना निवेश करते जाए और उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स में भी बेनिफिट है, और आपको रिटायरमेंट के समय भी आपका जो है अच्छा पैसा हो जाता है। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पास कितने सरप्लस फंड है उसके हिसाब से आप एनपीएस को एडिशनल भी यूज कर सकते हैं। और यूपीएस में तो आपको ऑप्शन मिली है, सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी है, तो वो उनको बेटर है कि उनको उसमें स्विच करना चाहिए। जी, मतलब सर ईपीएफ, एनपीएफ या पीपीएफ, मतलब तीनों नाम एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन तीनों है रिटायरमेंट फंड ही, इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं।